हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चक्र पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें जो है बजट 2021-22 और आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र किसकी अवधारणा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रेगनार नरकसे। अर्थशास्त्री रेगनार नरकसे ने जो है निर्धनता का दुष्चक्र नामक अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता का अनुमान करने वाली नोडल एजेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नीति आयोग। इस एजेंसी का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2008 में। 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकित होने की उम्र कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 से 14 वर्ष। इसकी उम्र कितनी है? 6 से 14 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और क्रांतियों के बारे में। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन मत्स्य पालन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। इसका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। यह इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए और कार्यकाल तो जरूर याद रखिए, क्योंकि हो सकता है 2020 से 2025 ऑप्शन दे। होता यही, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल बढ़ गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बुलक कैपिटलिस्ट सीमित संसाधन वाले किसानों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीमित संसाधन वाले किसानों को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की थी? न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रिक्स देश। ब्रिक्स में जितने देश शामिल हैं वो देश जो है कुल 5 देश हैं। 5 देश मिल करके न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए थे 2012 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आय की विषमता। क्या मापा जाता है? आय की विषमता। गिनी गुणांक है एक, तो गिनी गुणांक से भी आय की विषमता ही मापी जाती है। तो याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक इन दोनों से आय की विषमता मापी जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय शहरों में गरीबी निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हाशिम समिति। हाशिम समिति का गठन भारतीय शहरों में गरीबी निर्धारण के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अगर ये भी पूछे कि साइमन कुजनेट्स को जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए ये इसके जो है जन्मदाता माने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसकी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक एवं सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। किसमें? समवर्ती सूची में रखा गया। एक वीडियो में मैंने बताया था कि कृषि जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो दोस्तों वो मैं गलती से बता दिया था। कृषि समवर्ती सूची का नहीं, राज्य सूची का विषय है। तो ये भी याद रखिए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में किसे माना जाता है? विश्व के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास कब किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में पहली बार जो है गरीबी रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। अब योजना आयोग का नाम बदल के जो है नीति आयोग कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग सूचकांकों की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लकड़वाला समिति। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विनिवेश कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? विनिवेश कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब है विनिवेश कमीशन का गठन विनिवेश के मसले पर समीक्षा, सुझाव तथा रेगुलेशन के लिए किया गया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण थे। कौन थे? जीवी रामकृष्ण थे। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो हैं सीडी देशमुख। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश के बाद सरकार ने नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी थी? तो इसका सही जवाब है केलकर समिति। केलकर समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी थी। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है भारत सरकार के लिए। जब भारत सरकार को ऋण की ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई जो है भारत सरकार के लिए ट्रेजरी बिल जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध। बेरोजगारी की दर क्या है और मुद्रास्फीति, इन दोनों के बीच में रिलेशन दर्शाया जाता है फिलिप्स कर्व के द्वारा। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो जो 21-22 का बजट है यह 6 पिलर पर आधारित है। तो सबसे पहले उनका हम नाम जान लेते हैं। पहला पिलर है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना, पांचवा नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास, छठा हमारा है न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। दोस्तों बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित की जाएगी।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है, उसी की तरह नहीं, उससे जो है ये अलग है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों तरह की स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता इसके तहत जो है विकसित की जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है मिशन पोषण 2 से संबंधित। मिशन पोषण 2 क्या है? तो बजट में जो है संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिला करके मिशन पोषण 2 शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यह भी आप याद रखिएगा। अगर ये भी पूछता है कि मिशन पोषण 2 क्या है, तो ये संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर इसे शुरू करने की घोषणा की गई है। किसे मिलाया गया? संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है? इस नीति के तहत दोस्तों पुराने एवं अनुपयोगी जो भी अनयूजफुल वाहन हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों को हटा दिया जाएगा इस नीति के तहत। अगला टॉपिक है मित्र योजना। मित्र योजना क्या है? वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, व्यापक स्तर पर निवेश को आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र का फुल फॉर्म है। देखिए फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। अभी देखिए यूपीएससी का एक पेपर, ईपीएफओ का पेपर हुआ था, उसमें जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके तहत दोस्तों 3 वर्ष में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा विकास वित्त संस्थान से संबंधित है। अवसंरचना के विकास में वित्त पोषण का कार्य करेगा। यह किसके लिए कार्य करेगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें विकास करना है, उसके लिए हमको फंड की ज़रूरत है, तो ये विकास वित्त संस्थान जो है फंड प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए बजट 2021-22 में 20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तो कभी कभी जो है बजट भी पूछ लेता, फंड भी पूछ लेता कितने का जो है प्रावधान किया गया, क्योंकि 2017 के आसपास जो है यूपीएससी के एक एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए, क्योंकि उससे आपको जो है एक आइडिया मिलता है कि आयोग जो है किस तरह का प्रश्न पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष। तो इससे जो है क्या है, इसमें क्या किया गया है, इस बार जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसका जो पहले बजट था 30,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार जो है इसे बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये कोई नया कोष नहीं है, ये पुराना कोष है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है माइक्रो इरिगेशन फंड। दोस्तों इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत की गई थी। पहले इसका जो बजट हुआ करता था वो 5,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है 10,000 करोड़ यानी इसे दुगना कर दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन से। इस मिशन की शुरुआत भी इसी बजट के तहत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है कि शासन और नीति से संबंधित जो जानकारी है उसको भारत की विभिन्न भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो भारत की आम जनता है उसको भी शासन और नीति से संबंधित जानकारी मिल सके। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अच्छे से हिंदी नहीं जानते हैं, जैसे साउथ के जो है वहाँ के लोग हिंदी अच्छे से नहीं जानते हैं, वहाँ अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम ये सब जानते हैं। और नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वहाँ उनकी भाषा है। उसके बाद नॉर्थ के जो हैं यहाँ पे हिंदी जानी जाए, जैसे यूपी बिहार में हिंदी समझते हैं लेकिन इंग्लिश इनको नहीं आती है। तो इस तरह इसीलिए जो है भारत के शासन और उनकी पॉलिसी को कि मतलब क्या है पॉलिसी, क्या है इसके जो है शासन के बारे में और उसकी जानकारी आम जनता को पता चल सके, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत की गई है, इसी उद्देश्य से की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित है। दोस्तों इसकी शुरुआत 15 मई 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मई 2020 को हुई थी। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। कितनी दी गई? 1 लाख करोड़ रुपए की। यह फंड फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। कौन सा ऋण? मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण की सुविधा यह प्रोवाइड करेगा। तो इसे भी आप याद रखना। दोस्तों अब देखते हैं कि जो है भारत को जो है
भारत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आयात करता है, किस राष्ट्र से आयात करता है? तो पहले नंबर पर हमारा है चाइना। चाइना से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA। तीसरे नंबर पर हमारा UAE संयुक्त अरब अमीरात। चौथे पर हांगकांग और पाँचवें नंबर पर है सऊदी अरब। तो ये जो है आप इसका जो क्रम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है अब निर्यात के बारे में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है। तो इसका सही जवाब है पहले नंबर पर है USA और दूसरे पर है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे पर है सिंगापुर। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है गोवा, दूसरे पर सिक्किम, तीसरे पर हरियाणा। दोस्तों ध्यान रखिए जो दिल्ली है उसकी जो है पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पूछा जा रहा है राज्य, तो इस वजह से जो है गोवा, सिक्किम और हरियाणा तीन जो है शीर्ष राज्य हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। दिल्ली की जो है प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से ज़्यादा है। इसे अगला टॉपिक फसल उत्पादन से संबंधित है। तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है। तो चावल सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर हमारा UP है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वो है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर MP मध्य प्रदेश। कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा कपास किस राज्य में होता है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। सबसे ज़्यादा मोटा अनाज कहाँ होता है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। सबसे ज़्यादा चना कहाँ पे होता है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। कुल दाल यानी दाल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो राजस्थान में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो यह जो है आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है इस्पात से संबंधित है। देख कच्चा इस्पात का भारत जो है कच्चा इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है? भारत। भारत जो है कच्चा इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला कौन सा है? चीन है। और एक चीज़ और, भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।